होता है आने वाले चुनाव में। अब इसी को लेकर इस गठबंधन में खींचतान शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। इंडी गठबंधन की दीवार अब दरकने लगी है। कभी हरियाणा कभी महाराष्ट्र में चुनावी हार ने इंडी गठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया है। 37 पार्टियों को मिलाकर बनाए गए इंडी गठबंधन की गाड़ी पहले से ही पटरी से उतरी नजर आ रही थी, तो अब जंग गठबंधन को लीड करने पर शुरू हो गई है। विपक्षी एकता के ढीले पड़ चुके कलपुर्जे को दुरुस्त करने के लिए टीएमसी की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता ने कहा, इंडिया ब्लॉक को उन्होंने बनाया है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है। साथ ही संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वो इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। ममता के इस बयान के बाद इंडी गठबंधन में फसाद शुरू हो गया है। जो धारणा बनाई जा रही है या बनाई गई है कि इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा, ऐसी बात नहीं है। 4 राज्यों का चुनाव हुआ जिसमें 2 राज्यों में इंडिया गठबंधन जीती और अपनी सरकार हमने बनाई है। जो भी ये कहते हैं या जो बताने की कोशिश करते हैं उनको असलियत पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि तो अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। गठबंधन में दरार चुनाव में हर हार के साथ बढ़ती जा रही है। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इंडी गठबंधन में शामिल हर एक सहयोगी को दूसरा दोषी लग रहा है। कोई गठबंधन से नाता तोड़ने पर उतारू है तो कोई नेता बदलने पर, तो बीजेपी चुटकी ले रही है। अब देखिए, ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। देखिए, इस पे तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी आए तो उसमें आपत्ति किसी बात की नहीं होगी। अब ये दुख और दर्द खत्म ही नहीं हो रहा कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी दरअसल एक परजीवी है। विक्रम बेताल सीरीज आपने देखी होगी तो कांग्रेस बेताल है, विक्रम के कंधे पर चढ़कर राजनीति करती रहती है। तो सारे विक्रम अब बेताल को उतारने की फिराक में हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी हमारे कंधे से उतर जाओ, और मुझे लगता है इसी श्रृंखला में शरद पवार जी का भी बयान आया है। कोई भी कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकारने के लिए न जनता न कांग्रेस के साथी तैयार है। पर यह कांग्रेस है जो ताउम्र वही गलती करती रही। धूल राहुल पर थी, कांग्रेस आईना और ईवीएम साफ करती रही। इंडिया गठबंधन बनने के बाद लोकसभा चुनाव के अलावा हाल में हुए हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ 14 राज्यों में चुनाव हुए। इन राज्यों में कांग्रेस 3 राज्यों में सीधे तौर पर सत्ता में लौटी, जबकि झारखंड और जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के साथ जीत का स्वाद चखा। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन औंधे मुंह गिर गया। 14 में से 9 राज्यों में एनडीए को सत्ता मिली, जिनमें से 7 राज्य में बीजेपी को जीत मिली। साफ साफ कहे तो बीजेपी बड़े राज्य जीतती रही, जिसके सामने इंडिया गठबंधन कहीं खड़ा नजर नहीं आया। ममता जी को अगर उनको ऐसा लगता है तो बन जाना चाहिए। अभी तो पार्टी वैसे खत्म हो गई, सब बिखर गए, तो अब अकेले बनेंगे। हमको लगता खुद है। अब देखिए, उनका तो ये लोग सब अलग हो गया। ये लोग तितर, ये लोग खाली मौका परस्त था। मोदी जी को, भाजपा को बिखरना था, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था खाली मौका परस्त। एक और सवाल, चुनाव आया था तो आए थे, चुनाव गया, अब अपने अपने घर वापस अपने अपने वतन लौट रहे हैं सब। तो ये जनता बधाई की पात्र है जो राष्ट्रवाद के शिखर पर इन छद्मवेशी लोगों को जिन्होंने पराजित किया। और मैं समझता हूं ना कभी इंडिया गठबंधन था और ना ही कभी गठबंधन हो सकता है। इनके रास्ते अलग हैं, इनके विचार अलग हैं, इनके उद्देश्य अलग हैं। कॉमन एजेंडा केवल एक ही था, मोदी हटाओ, वो हटा नहीं पाए। इनका एक ही एजेंडा था, सत्ता पाओ, वो ये पा नहीं पाए। इंडिया गठबंधन में खटपट की कहानी तो इसके बनने के बाद से ही जारी है। कभी नीतीश अलग होते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल अलग चुनाव लड़ते हैं। विपक्षी एकता में लेटेस्ट डेंट ममता के बयान से लगा है, जिसे गठबंधन में लीडरशिप की रेस के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एक तरफ अपने घर में सब कुछ ठीक नहीं है, वहीं दूसरी ओर वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष बड़े कदम उठाने की बात करता है। लेकिन वही वक्फ बोर्ड अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा है। कभी शिक्षा के मंदिर में, कभी भगवान के मंदिर में, और अब तो किसानों की जमीन पर भी दावा ठोक दिया है। बात हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के लातूर में 103 किसानों को नोटिस जारी किया गया है वक्फ बोर्ड की ओर से, और यह कहा गया है कि 103 किसानों की यह जमीन उन किसानों की है ही नहीं, जो उनकी पुश्तैनी जमीन है, सालों से वहां पर खेती कर रहे हैं, वो जमीन उनकी नहीं है, बल्कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। और ये मामला वक्फ के ट्रिब्यूनल में चल भी रहा है, लेकिन किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन हाँ, अब किसानों के हित में, किसानों की बात रखने के लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जरूर आगे आ गए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे वक्फ की दादागिरी अब महाराष्ट्र में सामने आई है। वक्फ बोर्ड की दादागिरी कोई नई बात नहीं है। इस बार कब्जा नीति का खेल महाराष्ट्र से सामने आया है। मामला लातूर का है, जहां किसानों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, जिसके बाद से न सिर्फ सियासत भड़की है, बल्कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है। मोदी सरकार वक्फ की इसी दादागिरी को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत होती है। लातूर का पूरा मामला क्या है, कैसे किसानों की जमीन पर वक्फ ने अपना खूंटा गाड़ दिया है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले वक्फ के समर्थकों को सुनाते हैं कि कैसे संसद में ओवैसी वक्फ सुधारों मुहिम में अड़ंगा लगाते हैं, तो सड़क पर उनके नेता वक्फ की दादागिरी को सपोर्ट करते हैं। किसकी है, पहले ये सिद्ध होना चाहिए। आज अगर कोई वहाँ पे खेती कर रहा है, तो आज वो खेती कर रहा है, वो जगह अगर उनके पास मालिकाना हक है, पेपर है, तो वक्फ बोर्ड को ये अधिकार नहीं है कि उनको नोटिस देवे। और अगर वक्फ बोर्ड की जगह है, चाहे वो आज खेती कर रहे हों या उनके बाप दादा लोग पहले से खेती कर रहे हों, तो जाहिर बात है कि वक्फ की जगह है, वक्फ बोर्ड उनको नोटिस दे सकता है और अपनी जगह वापस मांग सकता है। सोचिए, अत्याचार किसानों के साथ हो रहा है, जिनकी जमीनों पर वक्फ ने अपनी कब्जा नीति शुरू कर दी है। लेकिन भाईजान को इसमें भी बीजेपी की कारस्तानी नजर आ रही है। जबकि मामला ये है कि 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया है। लातूर में 300 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है। मामला स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। 2 सुनवाई हो चुकी है, अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। किसान ने वक्फ के दावे को गलत बताया है। वक्फ हमारे पुश्तैनी खेत हड़पना चाहता है। किसानों की बात सुनना कौन चाह रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तो यही नीति है कि जहां भी लगे बस जमीनों पर दावा कर दो, फिर सामने वाला परेशान होता रहे और अपने दावों को साबित करने की लड़ाई लड़ता रहे, मगर वो भी कोर्ट में नहीं, बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में। वहीं लातूर के 103 किसानों के साथ हो रहा है, जो अपने नोटिस दिखाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किसानों ने दावा किया है कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी पुश्तैनी जमीन है, वे पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय दिलाने की अपील की है, जिसके बाद डिप्टी सीएम शिंदे ने उन्हें भरोसा दिलाया है। सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगा। जो सरकार ने करना है, केंद्र